खबरों की करते हैं विस्तार। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रमों को एक साथ आयोजित करना है। इस प्रस्ताव के कारण सदन में मत विभाजन हुआ, जिसमें 269 सांसदों ने पक्ष में और 1998 ने विरोध में मतदान किया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया गया सदन में, जिसको लेकर खूब हंगामा भी किया गया। बिल का समर्थन किया है बसपा पार्टी ने, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती हुई नजर आई। 198 से ज्यादा सांसदों ने विरोध किया है, पक्ष में 1969 सांसद इस बिल के पक्ष में है। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ है। इस बिल को पेश होने के बाद जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही थी, वहीं बसपा पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो गया है, जेपीसी भेज दिया गया है। अब इस पर क्या कुछ आगे होता है, क्या कुछ रुख होता है सरकार का, देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव जैन के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। लोग बता रहे हैं कि ईडी की रेड से पहले एक बैग जिसे पड़ोसी के छत पर फेंक दिया गया था, अफसरों ने इसको रिकवर भी किया है। क्या हो सकता है इसमें? ये देहरादून में रियल एस्टेट के कारोबारी राजीव जैन के घर पर ईडी की रेड का ये पूरा मामला है, जिसमें एक बैग भी अब अधिकारियों को मिला है, ईडी के अधिकारियों को मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। आखिरकार इस बैग में क्या हो सकता है, इसके बारे में अब सवाल उठने लगे हैं। ईडी की टीम ने एक बैग पड़ोसी की छत से उनको मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। इस बैग में हालांकि क्या हो सकता है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं अधिकारियों की तरफ से सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव जैन के घर पर ईडी की छापेमारी की गई। लोग बता रहे हैं कि ईडी की रेड से पहले इस बैग को पड़ोसी के छत पर फेंक दिया गया था, जो कि अफसरों ने रिकवर कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या हो सकता है इसमें। पुलिस प्रशासन के द्वारा, ईडी के अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक इस बैग को लेकर कोई भी आधिकारिक अनाउंसमेंट, जानकारी नहीं दिया गया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्योंकि अब एक बैग भी मिला इस पूरे छापेमारी के दौरान, इस बैग में क्या कुछ हो सकता है? क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस बैग को लेकर? देखिए, रियल एस्टेट के जो कारोबारी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव जैन के घर पर सुबह 5 बजे से एक यहाँ पर छापेमारी शुरू हुई थी। इस छापेमारी में तमाम कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि जमीनों से जुड़े हुआ जो कारोबार है, रियल एस्टेट जुड़ा हुआ जो कारोबार है, उस पर कुछ अनैतिक चीजें यहाँ पर हुई है, यानी कुछ धोखाधड़ी या फिर आय से अधिक संपत्ति जैसी चीजों के मामले यहाँ पर सामने आ सकते हैं। तो उसकी छानबीन यहाँ पर हो रही है। सबसे जो आश्चर्यजनक बात इस पूरे छापेमारी में देखने को मिली वो यही थी कि पहली बार ईडी की इस रेड में सीआईएसएफ के जो जवान थे वो भी यहाँ पर साथ में मौजूद रहे। उनकी तरफ से भी लगातार वहाँ पर अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको देने का काम यहाँ पर किया गया। लेकिन जो चर्चा का विषय दोपहर बाद यहाँ पर देखने को मिला वो यही था कि जो रियल एस्टेट कारोबारी है राजीव जैन, उनके पड़ोसी के घर से एक बैग, ये कह सकते हैं कि जो जांच अधिकारी वहाँ पर थे उनकी तरफ से उस बैग को लेने का काम यहाँ पर किया गया। उस बैग को वहां से छत से उतारा गया और बताया जा रहा है कि उस बैग में कोई दस्तावेज जरूर थे, लेकिन ये दस्तावेज किसके हैं, किस चीज से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। हम लोग खुद ये कह सकते हैं कि इंडिया वाइज स्वयं इस चीज की पुष्टि करने में यहाँ पर जुटा हुआ है कि जो बैग अधिकारियों को वहां पर मिला है वो बैग किसका था, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं की गई कि ये बैग रियल एस्टेट कारोबारी राजीव जैन के घर से जुड़ा हुआ बैग था या उनके इस जो जांच यहाँ पर चल रही है उस जांच से जुड़ी हुई चीजें उसमें यहाँ पर पाई जा सकती है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस जांच छापेमारी के बाद से पूरे प्रदेश की जो सियासत है वो यहाँ पर गरमाई हुई है और विपक्षी दल सीधे तौर पर इसे सत्ताधारी दल पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप यहाँ पर लगा रहा है। तो अभी तक की स्थितियां ये कही जा सकती है कि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेता के घर पर हुई ये छापेमारी सीधे तौर पर सियासी जो मुद्दा है वो जरूर यहाँ पर बन गया है। जी
बिल्कुल, निकाय चुनाव नजदीक है, उससे पहले ईडी की छापेमारी होती है और इस छापेमारी के दौरान ही पड़ोसी के छत पर से जो बैग मिलता है, अब बस सवाल यही है कि इस बैग के अंदर क्या दस्तावेज हैं, पैसे हैं, क्या कुछ इस बैग के अंदर, आखिर क्यों फेंका गया इस बैग को पड़ोसी के छत पर, यह भी सवाल है। अब है क्या अभी भी पुलिस प्रशासन, ईडी की टीम राजीव जैन के घर पर मौजूद है, छापेमारी कर रही है, या फिर वहां से रवाना हो चुकी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि दोपहर बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, जो जांच जो टीमें वहां पर थी वो घर से निकलना शुरू हो चुकी थी, लेकिन आधिकारिक बयान देने के लिए कोई भी अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था। स्थानीय, ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय पुलिस थी, जब उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस रेड की जानकारी ना होना यहाँ पर बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर मालूम नहीं है जिससे कहा जा सकता हो कि ईडी की रेड थी या इनकम टैक्स की रेड थी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 18 गाड़ियां एक साथ वहां पर पहुंची थी, पुलिस, ये कह सकते हैं कि अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में ये अधिकारी वहां पर पहुंचे तो मामला बड़ा गंभीर था और सुबह 5 बजे से छापेमारी वहां पर लगातार चलती रही। लगभग 3 बजे के करीब ये छापेमारी वहां पर समाप्त हुई। इस दौरान ये कह सकते हैं कि अधिकारियों की तरफ से जो रियल एस्टेट कारोबारी है राजीव जैन, उनके घर से जो दस्तावेज थे, उन कुछ दस्तावेजों को निकालने का काम वहां पर से किया गया। कुछ फाइलें जरूर उन्होंने अपने कब्जे में वहां पर ली। इस दौरान ये कह सकते हैं चाहे मोबाइल फोन का डेटा हो या कंप्यूटर का जो सीपीयू था उसको ले जाने का काम उनकी तरफ से वहां पर किया गया। तो ये अभी जांच का विषय अभी भी है और इससे पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आ पाई कि आखिर किन कारणों के चलते या किस विषय को चलते ये यहाँ पर छापेमारी की गई थी। इसके अलावा जो दूसरा जो सियासत का मुद्दा है वो यह है कि जब भी प्रदेश में कोई चुनाव आते हैं तो कांग्रेस के किसी न किसी एक बड़े नेता के घर पर इस तरह की छापेमारी यहां पर होना शुरू हो जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, उनके घर पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई थी। ये कई दिन तक ये छापेमारी होती रही, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि हरक सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना यहाँ पर कर दिया था। और अब निकाय चुनाव का समय यहाँ पर है। निकाय चुनाव में आरक्षणों की तिथियां यहाँ पर आरक्षण जारी हो चुका है और कभी भी चुनाव की तिथियों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है। और उससे पहले, ठीक पहले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो रियल एस्टेट के कारोबारी भी हैं राजीव जैन, उनके घर पर यह छापेमारी यहाँ पर हुई है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि विपक्षी दलों को एक मुद्दा यहाँ पर जरूर सत्ता पक्ष पर घेरने का मिल गया है, जिसको लेकर वो तरह तरह के आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। जी, यानी कि 15 घंटे तक अब है ईडी ने छापेमारी की है राजीव जैन के घर के अंदर। अभी तक क्या कुछ दस्तावेज मिले, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि कुछ फाइल अपने साथ ईडी की टीम लेकर गई है, उन फाइल में ऐसा क्या कुछ हो सकता है, कुछ भी जानकारी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस फाइल को लेकर? क्या दोबारा से भी छापेमारी करने के लिए ईडी की टीम वापस आएंगी? बिल्कुल, अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब ये कह सकता है कि मीडिया कर्मियों की तरफ से अधिकारियों से पूछने की कोशिश की गई तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों की तरफ से दूर ही रखने का काम वहां पर किया गया था। किसी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि छापेमारी चल रही थी और किसी बाहर का व्यक्ति को अंदर नहीं जा सकता था, अंदर का व्यक्ति कोई बाहर नहीं आ सकता था। इस दौरान जरूर ये कहा जा सकता है कि कुछ कैमरों की तरफ से कुछ निगरानियां जरूर वहां पर रखी जा रही थी। कुछ मीडिया कर्मियों ने भी जरूर अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश जरूर वहां पर की थी, लेकिन जो सीआईएसएफ के जो जवान वहां पर मौजूद थे, जो उस रेड में वहां पर आए हुए थे, उनकी तरफ से सभी लोगों को पहले ही एहतियात बरतने की वहां पर हिदायत दे दी गई थी कि वो इस पूरी छापेमारी में पहले ही दूर खड़े रहें, उन्हें किसी भी प्रकार से अंदर आने की अनुमति नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब पूछने की बारी यहाँ पर आती है तो फिर किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान वहां पर नहीं दिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि फिर एक और बड़ी छापेमारी यहाँ पर कुछ और देखने को मिल सकती है, या फिर जांच करने के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर हुई छापेमारी सियासत जरूर अब है 10 घंटे की ये छापेमारी की जाती है, सीआरपीएफ की टीम भी वहां मौजूद होती है। क्या कुछ दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं और क्या फिर से छापेमारी की जा सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासत भी अब इस पूरे मामले पर तेज हो गई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईडी के अधिकारी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उसके बाद से क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस बैग में क्या है, इसको लेकर लगातार सवाल उठने लगे हैं और इस बैग को लेकर ये बैग कहां से आया, ये तमाम सवाल अब सियासी गलियारे में भी उठ रहे हैं। हालांकि अब इस बैग में क्या कुछ मिलता है ईडी की टीम को, देखना बेहद दिलचस्प होगा। कई दस्तावेज ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई है, उन दस्तावेजों के से अब क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। ईडी के अधिकारी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, अब क्या कुछ खुलासे आते हैं
देखना बेहद दिलचस्प हुआ। खबरों में बढ़ते आगे, जयपुर में एक निजी कोचिंग सेंटर में रविवार को कुछ छात्रों के बेहोश हो जाने के कारण अब वो संस्थान को सील कर दिया गया है और जांच की मांग की जा रही है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। वहीं एसडीएम ने छात्रों को जांच कराने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी विपक्ष आखिर चुप क्यों है। आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर में लापरवाही के कारण गैस रिसाव होने से 10 स्टूडेंट बेहोश हो गए थे और इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने जरूर एक्स पर पोस्ट करके सरकार पर निशाना साधा, लेकिन विपक्ष के सभी बड़े नेता चुप्पी साधे हुए। इसको लेकर अब सियासत भी तेज है, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर का ये पूरा मामला, जहां पर छात्र पढ़ने गए थे लेकिन 10 छात्र बेहोश हो गए। जयपुर में एक निजी कोचिंग सेंटर में रविवार को कुछ छात्रों के बेहोश होने के बाद इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जो विपक्ष हर एक मुद्दे पर बोलता है वो खामोश क्यों है। 10 छात्र बेहोश हो गए थे और उनका इलाज जारी है। पुलिस हर एंगल में जांच कर रही है इस पूरे मामले में। वहीं छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि रीट एग्जाम बेहद नजदीक है, ऐसे में संस्था को सील कर देना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं एसडीएम ने भी छात्रों को आश्वासन दिया है। 10 स्टूडेंट बेहोश हैं, जिसमें अभी तक जांच की जा रही है। छात्रों के मुद्दे से विपक्ष गायब क्यों है, सवाल बस यही है कि विपक्ष को क्या चिंता नहीं है छात्रों की। वहीं वाराणसी के मदनपुर इलाके में भी संभल जैसा एक प्राचीन मंदिर मिला है, जिस पर हिंदू संगठनों के सदस्यों ने मंदिर के बाहर शंख बजाकर और हर हर महादेव का नारा लगाकर अनुष्ठान किया। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद है। उधर संभल के सराय तरीन क्षेत्र में एक और मंदिर मिला है, जो पिछले कई सालों से बंद था। इस मंदिर में त्योहारों पर पूजा होती है। पुलिस ने मंदिर को खुलवाया है। ये मंदिर प्राचीन बताया जा रहा है, जो कि राधा कृष्ण नाम से जाना जाता है। मंदिर के आसपास पहले हिंदू समाज के लोग रहा करते थे, जो कि पलायन करके चले गए। मंदिर खुलने के बाद मंदिर परिसर में साफ सफाई का काम भी चल रहा है। तो संभल में एक और मंदिर मिला है और ऐसे में वहां पर लोग पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शंख बजाकर इस मंदिर का कपाट खोला गया। अब वाराणसी में देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ संभल में भी एक और मंदिर मिलता है। एक तो 46 साल बाद एक मंदिर का कपाट खुलवाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक और मंदिर मिला है संभल में। वहीं वाराणसी में भी एक मंदिर मिला है, जहां शंख बजाकर महिलाओं ने उसका कपाट खोला है। दूसरी तरफ संभल में जो मंदिर मिला है उसकी साफ सफाई की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। संभल में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वहीं वाराणसी में मंदिर मिलने से श्रद्धालुओं में उत्साह है, खुशी है। हर हर महादेव के जयकारे के साथ वाराणसी में इस मंदिर का कपाट खोला गया, वहां पूजा अर्चना की जा रही है। दूसरी तस्वीर संभल की है, जहां पर साफ सफाई की जा रही है। कई सालों से ये मंदिर बंद था, जिसकी साफ सफाई पुजारी और वहां के स्थानीय लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संभल में 46 साल बाद एक और मंदिर मिलता है, उसके बाद एक और मंदिर मिला है और ऐसे में बेहद संवेदनशील ये इलाका, सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए। वही खबर आगरा से है, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कल महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर लखनऊ विधानसभा का घेराव कर प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आह्वान के बाद आगरा से कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष और जिला प्रवक्ता अनुज शिवहरे से इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आह्वान किया गया था कि कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें तमाम आगरा के जो कांग्रेसी हैं वह लखनऊ के लिए रवाना हो रहे थे। तभी आगरा पुलिस ने उनको उनके ही निवासों पर नज़रबंद कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अनुज सिबर हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर आगरा पुलिस है और इनको सुबह से ही नज़रबंद कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अनुज जी, आज लखनऊ जाना था आपको, आप नहीं जा पाए, आगरा पुलिस ने सुबह से ही डेरा डाल रखा है। देखिए, मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक करके लौटा ही था, तो मैं अपने परिवार के साथ बात कर रहा था। इसी दरमियान मेरे को मेरे कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज ने बुला के नीचे रोक दिया है और लगातार मेरे पे तब से पूरी नज़रबंदी रखी जा रही है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरे पे रोका जा रहा है। क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों डर रही है, क्यों नहीं बात करना चाहती देश पे किसानों की लगातार ये सरकार दम घोट रही है। लगातार चाहे यूरिया का कट्टा हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे तमाम किसानों के MSP की बात हो, क्यों नहीं बात करना चाहती। अब एक नया मुद्दा और सामने आया कि किसानों के लिए पूरा बिजलीकरण प्राइवेट सिर्फ उन उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है और किसानों का खून पिया जा रहा है। क्योंकि आप बता दिए 200 यूनिट पे कहां से किसान ट्यूबवेल चला लेगा। आज बात करिए देश में बेरोजगारी की, बेरोजगारी पे सरकार बात नहीं करना चाहती, ना महंगाई पे बात करना चाहती, ना लगातार उत्तर प्रदेश पे अपराध चरम सीमा पे, अपराध के मामले में लगातार इस देश को, इस समाज को एक दूसरे से सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है। इसी को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल विधानसभा का घेराव कर रहे थे। हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी कि हम लोगों को इस तरीके से निकलना है, वहां से सारी भीड़ इकट्ठी करके हम लोग लखनऊ कूच कर ही रहे थे। हमें नजरबंद इस तरीके से कर लिया है सरकार ने। क्यों डरती है? जब योगी आदित्यनाथ डरते हैं, जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करके हम लोगों को रोकती है। तो हम ये कहते हैं कि सरकार हमारी बातों को, हमारी मांगों को क्यों नहीं मानती है। हम जेन्युइन मांग कर रहे हैं सरकार से, किसानों के लिए क्यों बिजलीकरण निजी किया जा रहा है, 200 यूनिट क्यों दिए जा रहे हैं, कहां से ट्यूबवेल चला लेगा 200 यूनिट पे। तो ये सरकार लगातार मुद्दों से हीन कर धर्म और जाति के नाम पर इस प्रदेश को बांटने का काम कर रही है। लगातार देखा जाए तो महंगाई, आज देखिए महंगाई इतनी चरम सीमा पे कि आटा जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक किसान से ही आटा आता है और आटा बढ़ता चला जा रहा है। लगातार सरकार भाग रही है, बैठ फुक पे जा रही है। अनुज जी, आज सुबह से ही पुलिस ने आपको नज़रबंद कर दिया है, क्या लगता है आप लखनऊ के लिए रवाना होंगे या फिर यहीं रहेंगे? देखिए, अभी तक तो ये स्थिति है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे साथ पूरा फोर्स सुबह से था। अभी तो सिर्फ 2 इंस्पेक्टर हैं और वो मेरे साथ हैं और मेरे को जहाँ जा रहा हूँ वहीं मेरे को रोका जा रहा है। अभी मैं अपने बेटे को लेने गया तो मेरे साथ ही गए थे कि आप अकेले नहीं जाएंगे, हम लोग चलेंगे। वहीं अगर हम कांग्रेस के अदर पदाधिकारियों की बात करें तो वह लोग क्या आगरा से गए हैं? हमारा से जिला अध्यक्ष ही निकल पाए हैं, सिर्फ शहर अध्यक्ष और मुझे और काफ़ी तमाम कांग्रेसियों को नज़रबंद कर दिया है और हाउस अरेस्टिंग है। मैं इस देश में क्या संविधान की बात करें तो संविधान में ऐसा लिखा है कि लोकतंत्र में ऐसा लिखा है कि प्रदर्शन जब किया जाएगा तो कांग्रेस या विपक्ष के नेताओं को रोका जाएगा। ये ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, मगर इस सरकार की तानाशाही है और इस तानाशाही के बल पर हमें रोका जा रहा है। मगर निश्चित रूप से हमारा प्रदर्शन लखनऊ में विशाल कल होगा। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता अनुज सिवरे का कहना है कि विधानसभा में विशाल प्रदर्शन रहेगा। हालांकि आगरा पुलिस ने तमाम कांग्रेसियों को उनके हाउस पर ही उनको अरेस्ट कर लिया था, नज़रबंद कर दिया था। अब देखने वाली बात होगी कि आगरा के जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं वह लखनऊ पहुंच पाते हैं या नहीं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।